विश्वास एकेडमी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम आर्टिकल नंबर 19 तक पढ़ चुके थे। आर्टिकल नंबर 19 हमने पढ़ लिया था। आज इस वाले लेक्चर में हम लोग आर्टिकल नंबर 20 से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 20 आपके सामने है, आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आर्टिकल नंबर 20 में मैंने आर्टिकल नंबर 20 सबसेक्शन 1, 20 सबसेक्शन 2 और 20 सबसेक्शन 3 बना करके रखा हुआ है, जिसमें 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। 20 सबसेक्शन 1 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, और 20 सबसेक्शन 3 में है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन, है ना। तो एक एक करके अपन इस पूरे के पूरे आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे, पूरी की पूरी चीज़ों को अपन समझेंगे। देखिए, आर्टिकल नंबर 20 सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है। आर्टिकल नंबर 20 जो है वो व्यक्ति ऑब्लिक नागरिक दोनों के लिए है ना। व्यक्ति के लिए भी है और नागरिक के लिए भी है ना। यानी अगर कोई विदेशी व्यक्ति है जो यहाँ इस समय भारत में निवास कर रहा है या भारत में रह रहा है, तो उसके लिए भी ये आर्टिकल इक्वली इम्पोर्टेंट है या इक्वली जो है मददगार साबित होगा, राइट। अच्छा, अब ये आर्टिकल काय के लिए है उसको भी अपन समझ लेते हैं। ये अपराध में दोषी पाए गए व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए है। दोषी पाए गए व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार का अपराध करता है और उसका दोष सिद्ध हो जाता है, तो उस संदर्भ में जब उसको दंड दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में कुछ सुरक्षाएं दी गई हैं ताकि राज्य उसको किसी भी मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ तो भी अपन दंड देना शुरू कर देंगे, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसके लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। जो व्यक्ति अपराध में दोषी पाया जाता है उसके लिए इसमें प्रावधान है, राइट। इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। तो अपराध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के लिए इसमें प्रावधान है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब पहला जो है 220 सबसेक्शन 1, ये कह रहा है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। काय से विधि, काय से कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, ठीक है। अब इसको जरा समझ लेते हैं, ये है क्या कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी भी व्यक्ति को उसी विधि के तहत दंडित किया जा सकता है जो उसके अपराध करने के समय प्रभाव में रही हो, है ना। देखिए, सॉरी माफ कीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को उसी विधि के तहत दंडित किया जा सकता है जो उसके अपराध करने के समय प्रभाव में रही हो, राइट। जरा समझ लीजिए, इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम दंडित करेंगे, कोई भी व्यक्ति यदि हमें किसी भी व्यक्ति को अगर हम दंडित करना चाहते हैं, तो उसे हम तभी दंडित कर सकते हैं, उसी प्रकार की विधि से हम उसे दंडित कर सकते हैं जो विधि उसके अपराध करने के समय प्रभाव में रही हो। इसको समझिए। सपोज करिए आपने किसी समय चोरी की, है ना, आपने चोरी कर ली किसी समय, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप चोर हैं, ठीक है।
तो अगर आपने किसी समय चोरी की है और चोरी के जिस समय आपने चोरी की है उस समय चोरी के लिए सजा का प्रावधान है 6 महीने का। कितने महीने का है? 6 महीने का। ठीक है, आपने चोरी की, आप पकड़े गए, आपके ऊपर केस चल रहा है, केस चला कुछ लंबे टाइम तक, और जब केस चल रहा था उसी दौरान संसद ने नया कानून बना दिया और चोरी की सजा कर दी 12 महीने। कितने महीने कर दी? 12 महीने। तो आपने जिस समय चोरी की थी उस समय चोरी की सजा कितने महीने थी? 6 महीने। तो आपको 6 महीने की ही सजा मिलेगी, है ना। अच्छा, अगर आपने जिस समय कोई अपराध किया है उस समय उसका जो दंड है उस मात्रा को अगर बढ़ा दिया जाता है भविष्य में, तो आपके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगी, आपको कम सजा ही मिलेगी, है ना। लेकिन अगर सजा को कम कर दिया जाता है भविष्य में तो वो एप्लीकेबल होगी। एक और दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूँ। आपने चोरी की, जिस समय आपने चोरी की थी उस समय चोरी की सजा थी 6 महीने, लेकिन अब सरकार ने नए नियम बना दिए और नए जो अपराध संहिता बनाई उसके तहत ये कह दिया गया कि चोरी की सजा जो है 6 महीने नहीं 3 महीने ही रहेगी। कितने रहेगी? 3 महीने ही रहेगी। तो अब आपके ऊपर घटी हुई लागू होगी, यानी 3 महीने की मैक्सिमम आपको सजा मिलेगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जिस समय आपने अपराध किया है उस समय जो सजा है यदि उसे बढ़ा दिया जाता है भविष्य में तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी, और यदि उसे घटा दिया जाता है तो वो आपके ऊपर लागू होगी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉ, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी या दोहरे जोखिम से संरक्षण। तो इसको भी अपन समझ लेते हैं। देखिए, दोहरे जोखिम से संरक्षण है ना, इसका अर्थ यह है कि आपको किसी भी अपराध के लिए, है ना, आपको किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, या यूं कहूंगा किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी यदि आपने कोई अपराध किया है और आपको एक बार उसकी सजा मिल गई है तो आपको दोबारा उसी अपराध के लिए सजा नहीं मिलेगी जब तक आप कोई नया अपराध नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। सरकारी कर्मचारियों को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित किया जा सकता है, उनके ऊपर विभागीय दंड भी काम करता है। यानी उनको जो आईपीसी की धारा के तहत जो दंड मिलना है वो तो मिलना ही है, इसके साथ साथ जो विभाग है, विभाग के द्वारा जो दंड दिया जाएगा वो भी उन्हें दिया जाएगा, इसलिए विभागीय दंड भी उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ये प्रभाव लागू नहीं होता है। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आर्टिकल नंबर 20 सबसेक्शन 2, दोहरे जोखिम से संरक्षण। ठीक है। अब तीसरा अपन समझते हैं, तीसरा समझते हैं जो आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन कह रहा है, आत्म अभिशासन से संरक्षण, है ना। ठीक है, आत्म अभिशासन से संरक्षण। देखिए ये क्या कह रहा है, ये आर्टिकल ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही
विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राइट, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी यही कारण है कि पुलिस के द्वारा, पुलिस में जो बयान देता है मुजरिम, वो कोर्ट में माना नहीं जाता है, क्योंकि कोर्ट ऐसा मान के चलता है कि हो सकता है पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती के माध्यम से वो बयान लिया हो, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि उसके साथ मारपीट करके उसे एकदम बाध्य कर दिया जाए कि आप अपने खिलाफ गवाही दो, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, हालांकि डीएनए जैसी प्रक्रियाएं जो है ना, डीएनए है, नार्को टेस्ट है ना, इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं मानी जाती हैं। राइट, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट आर्टिकल नंबर 20। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 20 पूरी तरह से यहाँ पर फिनिश हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अपन अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 20 आपका कंप्लीट हो जाता है।